हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके चारों तरफ जो भी मटेरियल दिख रहा है उसको आप छोटा 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 काटते जाओगे तो कितना छोटा काट सकते हो? मतलब आखिर लास्ट में फाइनल में जाके कोई तो रिजल्ट निकलेगा ना। तो जो किसी भी मटेरियल का जो छोटा सा पार्ट होता है ना, फाइनल पार्ट, उसको हम एटम बोलते हैं। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा सबसे पहले इंडिया के एक फिलोसोफर थे महर्षि कणाद, उन्होंने बोला कि एक किसी भी मटेरियल को, किसी भी पदार्थ को, मतलब मटेरियल को हिंदी में पदार्थ बोला, उन्होंने बोला कि अगर इसको आप काटते जाओगे ना, तो लास्ट में जाके एक रिजल्ट निकलेगा जिसको हम काट नहीं सकते हैं और उसको हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऋषि कणाद ने बोला। ऋषि कणाद ने अपने एक एटॉमिक थ्योरी की एक बुक लिखी थी, उसमें ये चीज़ बताई थी, लेकिन इसको हमने मॉडर्न साइंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम इसको मानते भी नहीं है। उसके बाद में हम किस चीज़ को मानते हैं वो देखना जरूरी है कि हम किस चीज़ को अभी हम फॉलो करते हैं। हम अभी मानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, और इस चैप्टर के एमसीक्यू या क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, और नीचे पीडीएफ मिल जाएगी इस पूरे के पूरे लेक्चर की, तो आप उसको डाउनलोड करके उसके नोट्स बना सकते हो। अब हम देखेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन ने क्या क्या बोला था एटम्स के बारे में, कि एटम्स किस तरीके से मिलते हैं। देखो, डाल्टन की थ्योरी भी पूरी तरीके से सही नहीं थी, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन डाल्टन ने क्या बोला था ये जानना जरूरी है। तो डाल्टन से पहले ऋषि कणाद ने बोल दिया था कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम परमाणु बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द एटम। लेकिन डाल्टन की थ्योरी जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसको ही हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसको मानते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स को भी हम जानेंगे कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो डाल्टन ने सिंपल बोला था कि जितने भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनकी एक गलत बात थी। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, ये एक ड्रॉबैक था इनका। उसके बाद बोला था तीसरा, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। देखो, इन्होंने बोला जितने अलग अलग तरीके के 118 तरीके के अगर आपके यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स है, तो उन्होंने बोला कि 118 तरीके के अलग अलग आपको एटम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था। उसके बाद में इन्होंने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, सेम साइज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एक इनका ड्रॉबैक था। कैसे? हम आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में जानते हैं। आइसोटॉप और आइसोबार क्या होते हैं, वो चीज़ इन्होंने डिफाइन नहीं की थी कि आइसोबार भी प्रेजेंट होगा आपके नेचर के अंदर, आइसोबार भी प्रेजेंट होंगे। तो इसने बोल दिया कि जितने भी एटम होंगे ना एक किसी भी एलिमेंट के, वो सेम मास ही रखेंगे, ऐसा होता नहीं है। जितने भी आपके आप देखते हो आइसोबार और आइसोटॉप और आइसोबार, वो डिफरेंट होते हैं, उनके मास और उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकते हैं वो सेम एलिमेंट के भी। अब यहाँ पे हम ये इनकी ड्रॉबैक हो गई। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा ना दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में, वो एटम एलिमेंट्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल बनाएंगे और कंपाउंड क्रिएट करेंगे। चलो ये बात भी मान लेते हैं। तो ये डाल्टन की थ्योरी की 7 पॉइंट है, 5 एग्जाम में आ जाते हैं लिखने के लिए, तो यू हैव टू रिमेंबर, कम से कम 5 आपको याद रखना है। और ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। तो ड्रॉबैक सबसे पहला था, इन्होंने बोला था एटम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन एटम को तो हम तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। और साथ में इन्होंने मैंने बताया कि एलोट्रॉप, आप सीधा लिख सकते हो कि जो डाल्टन थे उन्होंने आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, और आइसोटॉप और आइसोबार का पता भी नहीं था इनको तब तक। तो आइसोबार और आइसोटॉप के बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, कमेंट ही नहीं किया था। इन्होंने बोला कि सेम मास रहेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे एक तरीके के, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सारे दुनिया में हाइड्रोजन मिलेगा, उसका मास डिफरेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइसोटॉप और आइसोबार प्रेजेंट होते हैं, उनके मासेस डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, मासेस सेम होते हैं। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। तो आप बोल सकते हो कि डाल्टन डिड नॉट एक्सप्लेन द आइसोबार एंड आइसोटॉप, ये इनका ड्रॉबैक था। सिंपल सी लैंग्वेज में इस चीज़ को आप लिख सकते हो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो चीज़ें केमिकली मिलती हैं तो किस तरीके का लॉ फॉलो होता है, क्या क्या होता है, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखेंगे वो देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मैंने नमक और पानी को मिलाया, ठीक है, नमक में पानी डाला या पानी में नमक डाला, तो मिलने से पहले जितना उनका मास था, मिलने के बाद भी वही मास उनका रहेगा।
ठीक है, समझ पा रहे हो ना, कंजर्व रहेगा मास, मतलब केमिकल रिएक्शन के पहले जितना मास था आपके रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास प्रेजेंट रहेगा। तो ये चीज होती है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ना तो बना सकते हम मास को, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। अब ये सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे फेमस आपका लॉ होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का, कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। इसको देखो, अगर मैं इसके वर्ड के लैंग्वेज में जाऊंगा तो बड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, इसको मैं बहुत इजी बना देता हूँ। इसको इजी बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पानी दिया H2O, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये बताओ यार कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना H2O, इसमें हाइड्रोजन है दो हैं और ऑक्सीजन एक है, क्लियर। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे मैं कितना ले सकता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन का मास लूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे आपके CO2 लेता हूँ, कोई जो भी आप केमिकल कंपाउंड लोगे वो आप ले सकते हो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का मास लिया 1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, रेशियो लगा दो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, 16 तो 2 1 जा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16। यहाँ पे इसको कट किया मैंने तो यहाँ जाएगा 1:8। हाइड्रोजन कितने रेशियो में है, 1 में। ऑक्सीजन कितने रेशियो में, 8 में, ठीक है। तो 1 रेशियो में हाइड्रोजन है और 8 रेशियो में ऑक्सीजन है। तो पानी चाहे नाले का हो, चाहे किसी भी जगह से पानी उठा लो दुनिया में जाके, तो जो हाइड्रोजन मिलेगा ना वो 1 में मिलेगा उसके मास के, और जो ऑक्सीजन मिलेगा वो उसके मास के 8 में मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने रैंडमली कहीं से भी 5 लीटर पानी उठा लिया, 5 लीटर पानी आपने ले लिया, ठीक है। 5 लीटर पानी आपने एक कंटेनर में ले लिया, और मैंने पूछा कि ये बताओ ये 5 लीटर जो H2O है ना, सिर्फ H2O ही होना चाहिए उसमें, उस H2O में हाइड्रोजन तो कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये बता दीजिए। हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा, इनकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि दुनिया का कोई भी H2O हो, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होगा वो 1:8 में होगा। तो यहाँ पे भी जो 5 लीटर होगा उसमें जो हाइड्रोजन होगा 1 में होगा और ऑक्सीजन होगा वो 8 रेशियो में होगा। समझ में आ गई बात, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 1:8 में होगा। इसका मतलब है अगर मैं पूछूं 5 लीटर में हाइड्रोजन कितना है, तो 5 लीटर इंटू हाइड्रोजन निकालना है ना, हाइड्रोजन 1 रेशियो में प्रेजेंट है और दोनों का रेशियो कितना होगा 9, तो 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो वैल्यू आएगी वो हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी। अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन कितना है, तो 5 इंटू ऑक्सीजन कितने रेशियो में, 8 में, तो 8/9, तो ये ऑक्सीजन की वैल्यू होगी। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, किसी भी केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो उसके मास के रेशियो में ही वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे CO2 है, यहाँ पे आप कार्बन का मास लिखो रेशियो में ऑक्सीजन इंटू 2, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करो, और बताओ कि CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा। तो जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी CO2 लोगे ना, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा उतना ही मिलेगा। पॉज द वीडियो, सॉल्व कार्बन का मास रेशियो ऑक्सीजन का मास इंटू 2, क्योंकि कार्बन तो 1 है तो मल्टीप्लाई 1 से होगा, करो या मत करो सेम वैल्यू आएगी। पॉज द वीडियो, नीचे आपको बताना है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना कितना होगा, मास का रेशियो। तो उसी क्वांटिटी में कार्बन और उसी क्वांटिटी में ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये पूरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है लेकिन अभी इजी कर दिया मैंने, अभी समझ आ गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं एटम्स की। देखो जो एटम होता है ना वो क्या होता है, मैंने अभी तक तो डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि डाल्टन ने बोला कि एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, तो लास्ट में जो चीज़ बचेगी वो एटम बचेगी। ये चीज़ आपके डाल्टन ने बताई, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि एटम को काटते जाओ लेकिन वहाँ पे आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। जो एटम होता है उसका जो सेंटर होता है उसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, और उस सेंटर के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। 3D में आप इसको ऑर्बिट्स को इस तरीके से देख सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर इस तरीके से 2 8 8 18 18 ऐसे 32, इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिक्स होता है कि पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे में 2 8 8 8 इस तरीके से होंगे, 18 32 इस तरीके से होंगे। तो ये चीज़ याद रखना, किसी भी एलिमेंट को जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व में रहने के लिए, अपना जो आउटर मोस्ट जो होता है ना, आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर वाला जो होता है, उसको जितने उसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट को अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में रहने के लिए आउटर मोस्ट शेल मस्ट बी फिल्ड। या तो वो किसी से उधार मांगे इलेक्ट्रॉन, या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और आउटर मोस्ट शेल को रिमूव करके जो अंदर वाली शेल है वो उसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाए। तो ये चीज़ याद रखना, किसी भी एलिमेंट को जिंदा रहने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। क्यों दे रहा है, क्यों ले रहा है? इसलिए देने और लेने पड़ते हैं क्योंकि वो अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखना चाहता है, और एग्जिस्टेंस में रखने की पहली शर्त है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल मस्ट बी फिल्ड। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर आ गई बात? अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और एटम का जो रेडियस होता है, द रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो नैनोमीटर में मेज़र करी जाती है। ठीक है, जो एटम होती है वो बहुत छोटी सी होती है, इसकी जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर में मेज़र की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, देखो दुनिया में बहुत सारे तरीके के एलिमेंट हैं। वो अभी तक 120 तक हो गए होंगे एलिमेंट टोटल। पीरियोडिक टेबल में 118 टाइप के दिखाई देते हैं। तो हर एक एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई ना कोई एक सिंबल देना पड़ेगा। जैसे आपका एक पर्टिकुलर नाम होगा, वैसे ही हमने सबको एक एक सिंबल दे दिया। लेकिन पुराने टाइम पे हमने कुछ इस तरीके के सिंबल दिए थे। पुराने टाइम पे डाल्टन ने जो सिंबल दिए थे वो कुछ इस तरीके से थे। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल दिया था, सेंटर में एक सर्कल में एक बीच में सेंटर बना दिया। कार्बन में सर्कल बना के उसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ऑक्सीजन में सिर्फ O लिख दिया। और इस तरीके से फॉस्फोरस, सल्फर, अलग अलग तरीके के सिंबल दे दिए थे। लेकिन इनसे काम नहीं चल रहा था, ये बहुत हार्ड टू रीड हो रहे थे। तो फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न सिंबल्स देना स्टार्ट किया। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से सबके सिंबल्स हमने दे दिए गए। अब बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, जो मैंने बताया कि एटम जो होता है उसके सेंटर में यहाँ पे मास जो होता है वो डिपेंड करता है उसके सेंटर से। सेंटर में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मास में कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आता और जाता रहता है, इसलिए हम उसको मास में कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को, मतलब उसके नंबर्स को जोड़ के ही हम बताते हैं कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। अब ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। इसलिए कभी कभी हम देखेंगे कि जो एटॉमिक मास है वो चेंज होता रहता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 5 होंगे, प्रोटॉन भी उसमें 5 ही होंगे। लेकिन जो न्यूट्रॉन होगा, जो कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि जो मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है, इज नथिंग बट द सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज द एटॉमिक मास। न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए तो आपका एटॉमिक मास आ जाता है किसी भी एटम का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपकी क्लास के अंदर आप ज़्यादातर देखोगे कि जितना किसी भी एटम का मास निकालना है तो उसके एटॉमिक नंबर को, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उसको दुगना कर दो तो एटॉमिक मास आ जाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, बड़े बड़े एलिमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन की नंबर बढ़ता या घटता रहता है, इसलिए जो एटॉमिक मास है वो भी फ्लैक्चुएट करता है, चेंज होता रहता है। तो याद रखना, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैन वेरी कर सकता है आपका न्यूट्रॉन। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? देखो, एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलने का मतलब है एटम एक दूसरे से मिले भी हो सकते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में मिल सकता है, आयन की फॉर्म में मिल सकता है।
अब मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलने का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल मतलब दो अलग अलग एटम एक दूसरे से मिल चुके हो, जैसे NaCl यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से मिल के जुड़ा हुआ है आयन की फॉर्म में, या फिर आयन की फॉर्म में भी रह सकता है। आयन की फॉर्म में का मतलब है कि यहाँ पे किसी से मिला नहीं है लेकिन मिलना चाहता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने या लेने को तैयार है, तो इसको बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म को हम देख लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला Na जो है वो Na मतलब सोडियम और Cl क्लोरीन, ठीक है। तो Na का यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो आपको पता है कि 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, कितने हो गए 10, बचा कितना 1, आखिरी में 1 आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑर्बिट बनाया मैंने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट बनाया मैंने, इसमें कितने डाल दिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट का जो ऑर्बिट बनाया मैंने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ 1। आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्टेंस में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए अपना आउटरमोस्ट शेल पूरी तरीके से फिल करना होता है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो आपको पता है कि हम वो काम करते हैं, हमारी तरह ये भी लेजी होते हैं जिसमें कम एनर्जी लगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन देना ईजी है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो इस तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं +1, ठीक है। और क्लोरीन के अंदर जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 17 है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर होता है जिसमें हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पहला ऑर्बिट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑर्बिट होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 10 हो गए। इसके बाद में जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको अपना आउटरमोस्ट शेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं -1। अब जब NaCl के पास में आता है तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको ये ले लेता है, और इसने एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया और बोला कि हम Na और Cl की फॉर्म में रहेंगे। तो फिर इस तरीके से NaCl बनता है, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूल। समझ आ गई बात, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसका क्या मतलब है, जब खुद कंपाउंड अपने ही कंपाउंड से बॉन्ड बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा O2 देखा होगा, तो ऑक्सीजन से जब मिल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन को दे देता है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड, सेल्फ कॉम्बिनेशन, अपने आप से ही बॉन्ड बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आयंस। तो आयंस मैंने आपको समझाया कि जो Na है वो Cl से ना मिलके +1 की फॉर्म में पड़ा रहे, इसको बोलते हैं Na आयन, और पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं N आयन, ठीक है, और सॉरी कैटायन, ठीक है। और अगर Cl होता तो यहाँ पे -1 होता, इसको बोलते हैं N आयन। तो याद रखना कि जब मिले ना और सिर्फ अपने ऊपर आयनिक बोझ लेके बैठा रहे, उस एलिमेंट को या उस एटम को बोलते हैं आयंस, उनको बोलते हैं आयंस। और अगर प्लस है उसके ऊपर तो उसको बोलते हैं कैटायन, और माइनस है तो उसको बोलते हैं एनायन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आयनिक कंपाउंड मैंने बता दिया, NaCl इज आयनिक कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि यार यहाँ पे H2O है और यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे Na2Cl क्यों नहीं है ना, ये कैसे होता है, ये 2 कहाँ से आया, और यहाँ पे NaCl कैसे आया, 2 क्यों नहीं आया, ये कन्फ्यूजन मैं इस स्लाइड में ख़त्म कर दूंगा। आपको पता है कि जो वैलेंसी होती है ना किसी भी एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन देने या लेने की क्षमता, उसको वैलेंसी बोलते हैं। कि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने देगा, तो उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर मैं NaCl का मिलाऊं Na और Cl को, तो यहाँ पे मैंने Na लिख लिया, यहाँ पे Cl लिख लिया। Na की वैलेंसी कितनी है, Na की है +1। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, और यह रेशियो लगा देना। और Cl की वैलेंसी कितनी है
1 -1, तो प्लस माइनस नहीं लगाना। तो जो इसकी वैलेंसी है Na की वो Cl के पैर में जाके बैठ जाएगी और जो Cl की है वो Na के पैर में जाके बैठ जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे Na1 और Cl1। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसलिए लिख देते हैं सीधा NaCl। आई होप यू गॉट द पॉइंट। NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। लेकिन बात आती है कि ये बताओ कि ये H2O कहाँ से आया। तो देखो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। रेशियो लिखा कट नहीं सकते, तो हमने सीधा 2 को उठा के H के नीचे, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के पैर में और हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्सीजन के पैर में, तो यहाँ पे H2O। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हो, जैसे CO2 है उसको कर लो, SO4 को कर सकते हो, किसी भी चीज़ को अब आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। जो भी दो एलिमेंट मिल रहे हैं उनकी वैलेंसी उसके नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके पैरों पे बिठा दो उनकी वैलेंसीज को। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इस चैप्टर का, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। ये इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। देखो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है किसी एटम या किसी भी एलिमेंट का क्वांटिटी को मेजर करने का एक जरिया है मोल। ठीक है, किसने दिया था ये मोल कॉन्सेप्ट? ये पूरे साइंटिस्ट की टीम थी, लेकिन इसमें नाम आता है एवोगैड्रो ने। तो सबसे पहले मैं आपको एक लैब में लेके चलता हूँ। आप लैब में पहुँच गए, लैब में जाके मैंने बोला कि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, जितने भी हैं सारे एलिमेंट, और मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब दी और बोला कि भैया एक काम करो, जाके ना 1 मोल सोडियम लेके आओ। तो आप टेस्ट ट्यूब लेके जाओगे और सोडियम देखोगे कि ये रहा सोडियम। अब सोडियम का 1 मोल लाना है, आपके पास टेस्ट ट्यूब भी है और सोडियम भी पड़ा हुआ है, लेकिन 1 मोल लाना है, क्वांटिटी मेजर करना ही तो है मोल। तो 1 मोल लाना है, तो आप सोचोगे यार 1 मोल सोडियम कितना होता होगा। तो देखो 1 मोल का मतलब क्या होता है वो यही समझ आएगा आपको। किसी भी एलिमेंट का 1 मोल जो होता है ना, वो उसके एटॉमिक नंबर को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है कि एटॉमिक मास को सोडियम का एटॉमिक मास होता है 22.98 ये एटॉमिक मास होता है सोडियम का। अब आपने एक तौलने की मशीन देखी, वेइंग मशीन, उस पर टेस्ट ट्यूब को रखा और आप इसमें सोडियम डालने लग गए, सोडियम डाल रहे हो, सोडियम डालते गए, ठीक है। तब तक डालना है जब तक वेइंग मशीन की रीडिंग 22.98 ग्राम ना आ जाए। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है ना किसी भी एलिमेंट का, मतलब जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम की फॉर्म में बोल दो या उसको मेजर कर दो, वही उस एलिमेंट का 1 मोल होता है। दोबारा समझो, जैसे मैंने आपसे बोला कि एल्यूमिनियम लेके आओ, तो आप टेस्ट ट्यूब लेके जाओगे, एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है आपके पास में, ये रहा एल्यूमिनियम। अब आप टेस्ट ट्यूब में कितना एल्यूमिनियम डालोगे? तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 26, ठीक है, 26 यूनिट। अब आप 26 ग्राम जो मेजर करके लाओगे एल्यूमिनियम, वही 1 मोल एल्यूमिनियम होगा। तो किसी भी एलिमेंट का जो मोल होता है वो उसके एटॉमिक मास को ग्राम की फॉर्म में तोलने के बाद में जो क्वांटिटी मिलती है वही उसका एटॉमिक मास होता है, वही उसका 1 मोल होता है। 1 मोल सोडियम आपने लाके मुझे दे दिया। अब एवोगैड्रो ने बोला कि यार मोल तो ठीक है, तो हर एक एटम का 1 मोल अलग अलग ग्राम होगा, ये तो बात पक्की है। जी हाँ, हर एक एलिमेंट का दुनिया में अलग अलग क्वांटिटी में उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। अब बात आती है कि एवोगैड्रो जी ने क्या दिया। एवोगैड्रो ने बोला कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। सबने बोला ऐसे कैसे हो सकते हैं? बोला यस, नंबर ऑफ एटम विल बी फिक्स होंगे नंबर ऑफ एटम। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। अगर आप 22.98 ग्राम सोडियम के एटम्स को गिनने बैठोगे ना तो वो भी सेम निकलेंगे। और अभी मैंने एल्यूमिनियम का बताया था, 26 ग्राम एल्यूमिनियम को गिनने बैठोगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम सेम निकलेंगे। ये एक जादुई चीज है। तो उन्होंने बोला ये पकड़ो एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 ये एटम होता है हर एक मोल में, मतलब हर एक एलिमेंट के 1 मोल में।
हर किसी भी एलिमेंट को रैंडमली नाम लो, किसी भी एलिमेंट का। जैसे आपने लिया आयरन, आयरन का 1 मोल उठाया आपने टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एटम होंगे ना, वो होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं उसमें भी इतने ही होंगे, अगर मैं सोडियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, सब में नंबर ऑफ एटम विल बी सेम, बट द ग्राम क्वांटिटी विल बी डिफरेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम गिनने बैठोगे तो सेम निकलेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है मोल कॉन्सेप्ट से। देखो सिंपल सा एक आ सकता है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। आपको पता है कि 4 मोल एल्यूमिनियम का मास पता करना है, बहुत इजी है। देखो कैसे पता करेंगे। एक मोल एल्यूमिनियम में कितना ग्राम होता है, 1 मोल में कितना ग्राम होता है, आपको पता है कि उसका एटॉमिक मास कितना है, 26, तो 26 ग्राम होता है 1 मोल में। तो 4 मोल में कितना होगा, 4 इंटू 1 मोल इक्वल टू 4 इंटू 26, तो यही ग्राम में इसका आंसर होगा। एक तो पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। दूसरा ऐसा आ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। यहाँ पे क्या पता करना है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर यूज होने वाला है। तो एवोगैड्रो ने बोला था कि किस दुनिया में हर चीज के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, चाहे एल्यूमिनियम उठा लो, सोडियम उठा लो, लिथियम उठा लो, पोटेशियम उठा लो, किसी का भी 1 मोल उठाओ, उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे ना 1 मोल में, वो इतने होंगे। ये चीज एवोगैड्रो ने बोली। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपका होमवर्क है। मैं हिंट दे देता हूं कुछ। देखो आपको यहाँ पे आयरन कितना दे रखा है, 2.8 ग्राम। आपको 2.8 ग्राम में पता करना है कि 2.8 ग्राम में कितने मोल होंगे, ये पता करना है सबसे पहले तो, कि कितने मोल होंगे 2.8 ग्राम में। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि कितने मोल होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल आयरन में 1 मोल Fe में कितना ग्राम होता है, ये पता होना चाहिए। 56 ग्राम होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 56 यूनिट होता है। तो 1 मोल आयरन इक्वल टू 56 ग्राम। अब आपको पता करना है कि 2.8 ग्राम है। यूज द यूनिटरी मेथड। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना, बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं रखना, जस्ट डू यूनिटरी मेथड। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। आप 2.8 ग्राम में कितने मोल होंगे ये पता चल जाएगा, सिर्फ ये इस लाइन से, सिर्फ इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। जितने भी मोल आए उसको मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ये एवोगैड्रो ने बताया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द आइडिया ऑफ द चैप्टर complete. If you have any doubt please let me know in the comment section. Thank you everybody. और कोई भी किसी भी टॉपिक में भी कंफ्यूजन है तो प्लीज, और एक चीज आपको करनी है, हिट द सब्सक्राइब बटन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है यार। थैंक यू एवरीवन।